मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं। लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव, अगर आपसे मैं शुरुआत करना चाहूं, अभी फिलहाल के ताजा घटनाक्रम जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, केजरीवाल को फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और केजरीवाल की गिरफ्तारी लगातार हेडलाइंस बटोर रही थी, इंटरनेशनल हेडलाइंस बटोर रही थी। एक नहीं, दो गवर्नमेंट और तीसरी गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको लेकर कहा गया है कि वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या सब कुछ हो रहा है इलेक्शन से पहले और कैसे जो विपक्ष के नेता हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मामला है और उसको लेकर उनको फिर बुलाया जाता है और उनसे फिर दोनों ही देशों के राजनयिक जो है उनसे बात की जाती है, ऑफिसर से बात की जाती है। लेकिन फिलहाल मुख्तार अंसारी जो हैं, वो उनकी उनकी जाहिर सी बात है, जो उनका इंतकाल हुआ है, जो उनकी मौत हुई है, उनका परिवार उसको साजिश बता रहा है, इसको हत्या बता रहा है और ये कह रहा है कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। लगातार स्लो पॉइजन की बात वो करते रहे। क्या इन तमाम चीजों को किसी भी तरीके से क्या जोड़कर देखा जाए? क्या ये आने वाले वक्त की कोई सुगबुगाहट है? क्योंकि जिस तरह से मैंने जिक्र किया अतीक अहमद का, उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो तब दरअसल सत्यपाल मलिक ने पर्दाफाश किया था पुलवामा को लेकर और उसके बाद उसने हेडलाइंस बटोरी थी। और लेकिन जैसे ही वो हेडलाइंस बननी शुरू हुई, अतीक अहमद जो है उनके साथ कैसे ताबड़तोड़ उनके पर गोलियां चलाई गई और फिर हमने देखा कि कैसे वो सब कुछ चेंज हो गया। इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि इसको सीधे तौर पर कहें तो बहुत मुश्किल है इनको अल्फाजों में रखना, लेकिन अंदर खाने पता है कि क्या सब कुछ चल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? बुशरा जी, एक चीज यहाँ से शुरू करें कि हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि वो कोई ऐसा मुद्दा जिस पे वो घिरते हुए नजर आए, उस समय वो ठीक उसी समय कोई ऐसे ही दूसरी तरफ कोई ऐसा काम हो जाता है या करवाया जाता है जिससे नजर हट जाए। लेकिन बीजेपी के लिए मैं इसे इसी तरह से नहीं कहूंगा। मतलब मैं ये कहूंगा कि चाहे सत्यपाल मलिक की घटना के समय अतीक अहमद का प्रकरण सामने आया लाइव कैमरे पर, मतलब पुलिस कस्टडी में, मतलब उत्तर प्रदेश जिसने दूरबीन से भी माफिया नहीं ढूंढे जाते, या तो जेल में हैं या यूपी छोड़कर भाग गए हैं, लाइव कैमरे के सामने पुलिस कस्टडी में माफिया आके मार देते हैं। तो ये जो किया गया, ये हेडलाइन मैनेज तो किया गया, उधर से ध्यान हट जाए पुलवामा वाला और ये पूरा प्रकरण, क्योंकि ये तो फिर पूरी तरह से घेर देता बीजेपी को। लेकिन उस ध्यान भटकाने के लिए भी जो काम किया जा रहा है वह भी केवल ध्यान भटकाना नहीं है, वो उनके एजेंडे का हिस्सा है। एक समुदाय के, कुछ जातियों के लोगों को माफिया, अपराधी, डाकू सब कुछ कर दिया जाएगा। और जैसे ही जाति बदल जाए या धर्म आए, वो फिर दूसरी तरफ जो लोग हैं जिनसे उन्हीं की लड़ाई है, वो लोग सरकारी सुरक्षा में ओहदेदार बन करके राष्ट्र सेवक बन जाएंगे। ये एक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। तो जब वो ध्यान भटकाते हैं तो कोई हल्का काम नहीं कर रहे होते, वो अपने एजेंडे को और मतलब निर्मम तरीके से जनता में लागू कर रहे होते। तो इस समय इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला चल रहा है, इस समय चुनाव चंद दिनों में पहला चरण शुरू होने जा रहा है। इस समय बीजेपी के केवल देखिए दो लोग बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, या तो बीजेपी के आत्मविश्वास से लबरेज नेता, सारे नेता भी नहीं बोल रहे हैं, और या तो मीडिया जिसको ये एजेंडा सौंपा गया है, जिसको काम पर लगाया गया है। ये दो लोग शोर मचा रहे हैं कि अब की बार 400 पार। न तो राम मंदिर पर उस तरह की कोई उत्तेजना जो बीजेपी चाहती थी वो जनता में दिख रही है, न तो सीएए को लेकर के जो जो उनकी साजिश थी वो दिख रही है। बहुत शांत तरह का चुनाव होता जा रहा है। इसलिए जो हल्ला मचा रही है वो बीजेपी और उनकी समर्थन की हुई मीडिया, उनकी पालित मीडिया। एक तो ये बात है। इसी समय जब बीजेपी बुरी तरह से घिर रही थी, उसने यह जो काम किया, यह तो हम तो नहीं कह रहे ना भाई, ये तो खुद मुख्तार अंसारी जब जेल में बंद थे उन्होंने आरोप लगाया, खुद उनके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया। और दूसरी बात, मानव अधिकार नाम की कोई चीज होती है, कैदी का भी स्वास्थ्य ठीक रहे, कैदी भी एक गरिमापूर्ण जीवन जिए, इसके लिए पूरा एक नियमावली तैयार की गई है कि आप मानव अधिकारों को वंचित करके किसी कैद में व्यक्ति को
कोई ये अभी अभी तो मैं उस विमर्श में जा ही नहीं रहा हूं कि हम्म। मुख्तार अंसारी को उनके इलाके के, मैं भी उसी पूर्वांचल का रहने वाला हूं, उस पूर्वांचल में दो तरह के नैरेटिव हैं। एक तरफ मातम पसरा है, एक तरफ डीजे बजाए जा रहे हैं और आतिशबाजियां हो रही हैं। तो ये जरा इसको समाज शास्त्री ढंग से, कब इस पर तो फिर कभी डिबेट करेंगे हम लोग, और पता नहीं हो भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि टेलीविजन चैनल मिट्टी में मिला दिया माफिया था, ये जो मिट्टी में जी। मिला दिया, कहाँ गए लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ गई ये चीजें। तो वो जो मसीहा जिनके लिए था वो कौन लोग हैं, और जो जो जश्न मना रहे हैं, मौत पर जश्न मना रहे हैं, वो कौन लोग हैं, जरा इसका विश्लेषण कर लिया जाए। जिनसे मुख्तार अंसारी की लड़ाई थी, क्या वो लोग माफिया नहीं है, क्या वो लोग डॉन नहीं, क्या उनको सरकारी सुरक्षा नहीं मिली, क्या वो लोग सरकार, क्या मुख्तार अंसारी से ज्यादा मुकदमे उन लोगों पर नहीं है, उनकी पूरी फेहरिस्त है। उनकी जाति मैच कर जाए, उनका एजेंडा मैच कर जाए, तो वो मसीहा हो गए और मुख्तार अंसारी माफिया हो गए। तो एक तो ये पूरा डिबेट है। लेकिन मैं कहना बुशरा जी ये चाह रहा था कि जनता पार्टी जो किसी भी तरह से 2024 का चुनाव जीतना चाहती है, उसके सामने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीज ऐसी आई है कि उसके बाद कोई और सरकार होती, कोई और देश की जनता होती, मैं तो जनता को भी एक बात कहता हूं, जनता होती तो वो कॉलर पकड़ के पूछती कि भाई कहां गया तुम्हारा भ्रष्टाचार से लड़ने का और तमाम तरह के अपराधियों का। तुम हार रहे हो, इसलिए तुम जिस परिवारवाद का विरोध करते थे सारे परिवारवादियों को बीजेपी ज्वाइन करा रहे हो। तुम हार रहे हो, इसलिए ईडी सीबीआई के जिनसे जांच कराते थे उनको बीजेपी ज्वाइन करा रहे हो। तुम हार रहे हो, इसलिए ऐसे ऐसे मौकों पर चुनाव के ठीक पहले जेल में बंद एक कैदी को मानवीय ढंग से वो चीज भी नहीं मिली कि इलाज हो जाए, उसको पीठ ठोक के बोझ दिया गया कि चंद घंटे बाद वो मर गया। कम से कम ये जो संदेह, ये एक नैरेटिव है, अपने लोगों को ये समझा दिया जाए कि देखो बोलोगे तो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जब जेल जा सकते हैं, तो तुम तो मुख्यमंत्री भी नहीं हो, तुम तो अपना काम करके 2 रुपया कमा करके पेट भर रहे हो। तुम्हारी अब कोई औकात बची है इस देश में कि तुम बोलोगे, सरकार से सवाल पूछोगे? अरे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया तो तुम कौन? और इस तरह की चीजें होंगी तो कम से कम ये होगा कि दहशत का माहौल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक ढंग से राजनीति जब नहीं कर पाती, नहीं चुनाव जीतती नजर आती है, तो पिछली बार पुलवामा, मैं नहीं कह ना, ये खुद उनके साथ मलिक कह रहे थे, सतपाल मलिक कह जी। रहे थे। और इस ये सब हो रहा है, इस देश के लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए खतरनाक है जिस दिशा में ये सारी चीजें जा रही हैं, और इस पर जश्न मनाने और इसको भी बचाव करने वाले लोग पैदा हो गए। जी। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, क्या आपको लग रहा है कि चाहे हम अतीक अहमद की बात करें या फिर हम अभी मुख्तार अंसारी की बात करें, और शहाबुद्दीन को भी नहीं हमें भूलना चाहिए, वो तमाम चीजें हमारे सामने हैं, वो तमाम नाम भी हमारे सामने हैं। क्या आपको लग रहा है कि आने वाला जो इलेक्शन है 2024 का, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करूं, सबसे ज्यादा 80 सीटें वहां से आती हैं, 80 में से 80 का नारा दिया गया है, क्या इसके जरिए जो एक नफरत का, जो एक डिवाइड एंड रूल का जो पूरा एक एजेंडा है, क्या उसको किसी तरीके से हासिल करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि यही तो इससे पहले भी होता आया है। क्या आपको लग रहा है मुख्तार अंसारी का नाम, उनका चेहरा, क्योंकि जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो लोग जश्न मना रहे हैं, जो लोग ट्विटर पर जश्न मना रहे हैं, और कोई अगर इसको लेकर सवाल भी उठा रहा है तो उसको कितनी नफरत मिल रही है सोशल मीडिया पर, ये भी आप देख रहे होंगे। क्या आपको लग रहा है कि फिर से माहौल जो है पूरा का पूरा किसी और तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और ये बताने की कोशिश कि देखिए कैसे जो मुस्लिम नाम वाले हैं, जो मुसलमान हैं, मैं सीधे तौर पर कहूंगी, वो देखिए कैसे गुंडे अपराधी हैं, और उनको योगी आदित्यनाथ ने सबक सिखा दिया है या मोदी ने सबक सिखा दिया है? क्या आपको लग रहा है ये पूरा एक नैरेटिव अब गढ़ने की कोशिश की जाएगी? ये कोई आज का नैरेटिव नहीं है बुशरा जी, और असल में ये इस देश में बहुत लंबी तैयारी सबके लिए की गई है। जैसे कांग्रेस पार्टी के ऊपर जब ये कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कह रही है कि उसके खाते सीज कर लिए गए हैं, अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बचा। चुनाव तो चुनाव की तरह होना चाहिए, आप भी जनता के बीच जाते, विपक्ष भी जनता के बीच जाता, और जनता जिसको वोट देती वो चुनाव जीत जाता। लेकिन आप दरअसल चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, आप किसी भी तरह 24 की कुर्सी पा जाना चाहते हैं। हम तो बड़ा संदेह से देखते हैं ऐसा क्या है इस 24 के चुनाव में कि आप जो चाहे वो करने को तैयार बैठे हैं।
एक तो आप एक तरफ 400 पार का नारा दे रहे हैं और जो आपकी बिकी हुई मीडिया के अलावा और कोई बोल भी नहीं रहा, जनता भी ऐसे नहीं बोल रही, वो चुपचाप है, बहुत बहुत शांत चुनाव है। लेकिन आप हैं कि मान नहीं रहे। आप जिस विपक्षी गठबंधन को घमंडिया इंडी के उसके गठबंधन को तोड़ने में आप परहेज नहीं। जब आप सदन में खड़े होकर बोल चुके थे कि एक अकेला सब पर भारी, तो आपको फोन करके नीतीश कुमार को कहना चाहिए था कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हम अकेले भारी हैं। जयंत चौधरी तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन तुम्हें जेल में डालेंगे, चुनाव ना हो जाए बाद में देख लेंगे, अभी जैसे चल रहा है केस चल रहा है बहुत सारे लोगों का। हमें राज ठाकरे तुम परिवारवादी हो, तुमको नहीं चाहिए हमारे बीच में। अजीत पवार तुम वापस जाओ, तुम तो चक्की पीसो, तुमको जेल में डालेंगे क्योंकि अकेले हम भारी हैं। काश आप ऐसा करते, काश आप इतना ताकतवर हैं तो इस तरह चुनाव लड़ते, जनता के बीच जाते और बताते कि 10 साल में देखो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देना था, ये देखो हमने 20 करोड़ क्या 50 करोड़ रोजगार दे दिया। और बेरोजगारी के आंकड़े आ रहे हैं कि 85% नौजवान इस देश का बेरोजगार। और ठीक चुनाव के पहले एक तो ये पता नहीं, मतलब कोई तो है जो मोदी जी के खिलाफ साजिश कर रहा है कि सारी उनकी जो दिल्ली चुनाव के समय मोदी जी ने कहा था कि नसीब वाला तुम्हें प्रधानमंत्री मिल गया कि आपके जेब में 10 रुपए बचने लगे। और वो जो चुटकुला था वो सही हो गया कि ऐसा नसीब कि जो जो सुप्रीम कोर्ट जो जिस पर लोग भरोसा करना कम कर दिए थे, वहां से एक उम्मीद पैदा हो गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड में चोरी पकड़ लिया, बहुत सारी चीज तो नसीब लगता है गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं इसलिए जब राकेश जी कह रहे थे कि जनता से मुखातिब होना, तो मैं ये जनता से ही तो मुखातिब हम लोग होंगे कि भैया ये आपको नहीं दिख रहा कि कोई फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। तो मैं कहना ही चाह रहा था बुशरा जी की बहुत लंबी तैयारी से कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष का कोई भी दल हो, उसकी इमेज को खराब करने के लिए सालों साल करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए। बाकायदे ये इस तरह की इमेज बनाई जाए कि कांग्रेस पार्टी जब ये कहे कि हमारा खाता सीज कर लिया गया है, हम चुनाव कैसे लड़ें, तो जनता इसको मजाक में ले। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब की गई बाकायदे पैसा खर्च करके, उनकी पार्टी के नेताओं को बदनाम करके। जब मुख्तार अंसारी मारे जाएं तो जश्न मनाया जाए, अतीक अहमद मारे जाएं तो जश्न मनाया जाए, ये एक दिन में नहीं होता है। सालों साल इस तरह की तैयारियां की गई हैं। जो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग, बुशरा जी, एक समय था जब हम जैसे लोग ये मानते थे कि गरीब आदमी है जो है पैसे पर वोट दे देता है, तो हम डेमोक्रेसी के फेल्योर को गरीब अनपढ़ कमजोर लोगों के मत्थे मढ़ देते थे। आज कम से कम गरीबों की इज्जत बच गई। पढ़े लिखे समझदार प्रोफेसर ढंग के लोग बेनकाब हो गए हैं। मैंने अपने विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को जब देखा ना कि चाय वाले और सड़क पर बैठे लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग भी उतने हिंसक, उतने सांप्रदायिक नहीं हुए जितने ये पढ़े लिखे हो गए। इनके अंदर जहर भर दिया गया है। वामपंथी हो तुम, अंबेडकरवादी हो तुम, गांधीवादी हो तुम, गांधी को गोली मारेंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, खुलेआम मारेंगे, अंबेडकर को गाली देंगे सब, और जनता चुपचाप सुन रही है। तो असल में ये जो तैयार किया गया बुशरा जी, मैं केवल ये बात कहना चाह रहा हूं, सालों साल आरएसएस ने ये मेहनत की थी और तब एक ऐसी जनता तैयार की गई है जो थोड़ी सी है, 20-25% है, इससे ज्यादा अभी भी नहीं है, जिसके मन में नफरत है, जो हिंसक है। अभी भी देश के बहुसंख्यक जनता हिंसा नहीं चाहती, दंगाई नहीं है, लेकिन वो चुप रहती है और वो बिखरी हुई है। ये लोग क्या करते हैं, शोर मचाते हैं। अतीक अहमद मारा गया, मिट्टी में मिला दिया, माफिया था। एक मुख्यमंत्री ये भाषा कैसे बोल सकता है कि मिट्टी में मिला देंगे? तुम कौन होते हो मिट्टी में मिलाने वाले? वो तो कानून है, न्यायपालिका है, वो ना अपना करेगी। तुम तो ये भाषा बोल कैसे सकते हैं? और यही यही काम दिल्ली से बैठ के हो रहा है। तो ये जो भीड़ तैयार की गई, अब उस भीड़ को उसी पूर्वांचल के इलाके के वो बाहुबली नहीं दिख रहे जो आज सरकारी। अच्छा, एक और किस्सा बता दूं, एक ऑडियो वायरल हो रहा है कि मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या के तुरंत बाद एक फोन किया। किसको किया? अभय सिंह को किया। अभय सिंह कौन? जेल में बंद अपराधी था, फैजाबाद जेल में, मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में, और फोन करके कहा कि हो गया, ये चल रहा है वो चल रहा है। आज वो अभय सिंह सनातनी हिंदू बन करके बीजेपी के साथ खड़े होकर के Y+ सुरक्षा प्राप्त किए हुए, कोई अब ये आरोप नहीं लगाएगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा।
आज वो सारे लोग जो सेम मैं कह रहा हूँ 63 या 65 मुकदमे थे मुख्तार अंसारी पर। हम ये नहीं कह रहे कि जी। हमारे लिए वो अपराधी है, ठीक है, क्योंकि उसका अपराध में एक दस्तावेज है। 103 मुकदमे वही बगल में बनारस है, वहां के अपराधी के ऊपर है। वो क्या है भाई? वो तो पूरा सरकारी सुरक्षा में घूम रहे। ये कैसे हो गया? क्योंकि इसके लिए इस देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत दिनों तक सांप्रदायिक पहले बनाया गया, जातिवादी बनाया गया, आत्मविश्वास से भरा गया। हजारों साल का सामंतवाद और वर्चस्व की ताकत के खिलाफ जो संघर्ष इस देश ने लड़ा था, उत्तर भारत ने लड़ा था। एक समाज में जब वर्चस्व होता है, दबंगई होती है ना, तो जो जनता होती है कहीं ना कहीं से उसमें विद्रोह की आग पैदा होती है। और ये केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हुआ है। पूरी दुनिया, गांधी ने अपना तरीका चुना कि हम उसको ढंग से लड़ेंगे। अंबेडकर ने अपना तरीका चुना कि नहीं भाई, हम उसको समझ के आंदोलन बना करके लड़ेंगे। लेकिन उसी देश में भगत सिंह भी पैदा हुए। तो ये कभी भी अब अपराध और अपराधी को हमने जातियों और धर्मों में बांट करके, कुछ अपराधी मिट्टी में मिलाए जाएंगे और कुछ जो है राष्ट्र हित में योगदान देंगे। ये सबसे खराब और खतरनाक इस देश के लिए हो रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मोदी जी क्यों चिंतित हैं 2024 के लिए? क्योंकि इसके बाद, 24 के बाद का भारत इस दिशा में इतना आगे बढ़ेगा। अभी 2 मुख्यमंत्री जेल में है ना, अभी कुछ प्रोफेसर, कुछ पत्रकार जेल में है ना, अभी कुछ लोग मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं ना, फिर इतनी मिट्टियां में केवल मिट्टी ही बचेगी, पता नहीं धूल उड़ती रहेगी लोकतंत्र की कब्र पर। बहुत शुक्रिया। जी, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है और इसी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई जो है, वो तमाम लोग लड़ रहे हैं, चाहे विपक्षी पार्टियां हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, आप जैसे लोग हों, तमाम लोग लड़ रहे हैं वो लड़ाई। और ज़ाहिर-सी बात है कि वो लड़ना बेहद ज़रूरी है, तभी ये जो हमारा ये देश है, जो चमन है, ये बरकरार रहेगा। क्या आपको भी लग रहा है डॉक्टर लक्ष्मण कि ये चुनाव पीपल्स वर्सेस जो मौजूदा सत्ता है, क्या वो होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि आप ये देखें, लगभग हर वर्ग को आपने देखा होगा सड़कों पर किसी ना किसी वजह से आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को लेकर। मांगे तो किसी की मानी नहीं गई, वो सब भी हमने देखा है। किसान से लेकर, युवा से लेकर, शिक्षक से लेकर हर कोई सड़कों पर नजर आया। और अब राजनीतिक जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर हैं, क्योंकि उनके नेता को जेल में डाल दिया गया है, वो लगातार सड़कों पर हैं। दिल्ली की जनता भी सड़कों पर है और वो कह रहे हैं कि वो सुपड़ा साफ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि कोई केजरीवाल कोई ऐसे वैसे सीएम नहीं है, बल्कि मोस्ट पॉपुलर सीएम में आते हैं। वो आंदोलन से निकले नेता हैं। उस आंदोलन को या उस सबको लेकर सवाल किया जा सकता है, वो एक अलग विषय है और उस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। लेकिन फिलहाल वो एक तरह से उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई, खुद तमाम चीजें की और उसके बाद वो सीएम की कुर्सी पर है। एक नहीं, 2-2 राज्यों में उनकी सरकार है। अब वो एक नेशनल पार्टी है। तो एक तरफ जहां जनता सड़कों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी सड़कों पर हैं। तो क्या किसी भी तरीके से आपको लगता है कि जो एक हम एक सन्नाटा भी देख रहे हैं, भले ही शोर इतना ज्यादा देखने के लिए मिल रहा हो आपको टीवी चैनल्स पर कि आप वो खामोशी को ना देख पा रहे हो, लेकिन एक खामोशी जरूर है जहां लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि वो किस पार्टी को देंगे, कहां जाएंगे। लग रहा है कि उन्होंने एक अपने जहन में, दिल में एक कहीं ना कहीं एक बात जो है वो तय कर ली है। क्या आपको लग रहा है ये खामोशी या फिर सड़कों पर जो लोग हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ये बहुत कुछ बता रहे हैं 2024 का लोकसभा का चुनाव किस तरफ जा रहा है? बाबा टाइप का काम होता तो एक पर्चा बन गया होता, इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ा महंगा होता है, लेकिन भविष्यवाणी तो हो नहीं पाएगी। असल में ये एक इम्तिहान है और हम जैसे लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अमृत काल के भारत ने अमृत काल की यात्रा तय करने में जमहूरियत को, अपने अपने लोकतंत्र के पूरे उसूलों को कितना आम जनता तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। ऐसा नहीं है कि इसी चुनाव के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, बस ये बात मैं इसलिए इस चुनाव के लिए कह रहा हूं कि एक बार अभी राकेश जी ने याद किया कि इमरजेंसी के दौरान भी ऐसे हालात थे, इससे बुरे भी हालात थे, लड़के जनता जीत ले गई और वहां लोग एकजुट हो गए। वहां कोई गठबंधन तोड़ाने नहीं, इंदिरा गांधी बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन जिनसे लड़ रहे थे उनको तोड़ने, उनको खत्म करने, मतलब पता नहीं, मतलब चीजें बिल्कुल नए रूप में हो रही हैं। यहां लड़ाई अब सीधी सीधी रही नहीं गई है। यहां लड़ाई अब, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की डिक्शनरी में नैतिकता नाम का जो पूरा चैप्टर था उसको सिलेबस से निकाल दिया है। अब वहां नैतिकता, राजनीतिक नैतिकता कुछ भी नहीं बची। इसलिए किसी भी हद तक जाकर के कुर्सी मिल जाए, ये एक सूत्र बन गया है। अब ऐसे वक्त में हम ये कहें कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये चुनाव ही अपने आप में इम्तिहान बना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं,
बहुत छोटी सी दुनिया है, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया पर आपका चैनल का लाइव चल रहा है। कोई भी लाइव इस तरह के लोग जो होते हैं, जो वो भाषा नहीं बोलते जो सरकार चाहती है या सरकार के लोग चाहते हैं, आप उनके कमेंट बॉक्स देखा करिए। कितनी नफरत भर दी हमने इन लोगों में। अब वो व्यक्तिगत हमले करेंगे, जातियों कर, मेरा नाम में अगर यादव है तो उसके नाम पर चुटकुले, मजाक, गालियां, क्या क्या। आपका नाम मुसलमान का है, आप कल्पना करिए कि किस हद तक जाकर के क्या क्या लिखा जाएगा। हम लोगों ने अपने कमेंट पढ़ने बंद कर दिए, केवल इसलिए क्योंकि वो चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ये सामान्य नहीं है, ये दो तरह से किया जा रहा है। एक तो ये कि जो वो लोग भटक जाएं अपने असली लड़ाई से और इस चीज में उलझ जाएं या उनके स्तर पर उतर जाएं। ये बाकायदे तैयार की गई भीड़ है। यही भीड़ क्या ये देश बन चुका है? ये मेरा इम्तिहान का बस सवाल है। अगर ये देश, जी। मुझे मेरा मेरा यकीन आप पूछेंगी तो मैं ये कहूंगा कि ये देश हजारों साल से लड़ते हुए यहां तक पहुंचा है। बहुत खराब दौर इस देश ने देखे, बहुत विपरीत परिस्थितियां देखी, तानाशाह देखे, जुल्म ज्यादती देखी, अंधेरे इतने घने देखे कि लगा कि सूरज उगेगा ही नहीं, फिर भी सूरज उगा। मुझे पता नहीं क्यों एक यकीन होता है कि नहीं, ये जो ट्रोल आर्मी पैदा की गई है, ये नफरती भीड़ जो पैदा की गई है, मेरा पूरा देश ऐसा नहीं हुआ है अभी। लेकिन यही इम्तिहान की घड़ी है जब मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो इतनी तादाद में हैं। अब सवाल नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, किसी चुनाव का रह ही नहीं गया है। अब ये चुनाव आर या पार का है। इस चुनाव के बाद कोई चुनाव भी होगा या नहीं, और होगा भी तो आपने तो एग्जाम्पल भी दे दिया, रशिया में भी 88% वोट उनके फेवर में पड़े और 12% उनके अगेंस्ट में नहीं पड़े, वो इनवैलिड हो गए। इनवैलिड। चुनाव हुआ, हाँ चुनाव हुआ, सब कुछ होगा, संविधान भी बचा रहेगा। हो सकता है 24 में नरेंद्र मोदी जी जीत जाएं तो संविधान न बदलें, हो सकता है चुनाव भी होता रहे, ईडी सीबीआई भी बची रहेगी, लोकतंत्र बचा रहेगा, न्यायपालिका बची रहेगी, विश्वविद्यालय बचे रहेंगे, मीडिया बची रहेगी। लेकिन उनके भीतर क्या बचेगा? ये कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बुशरा जी, मैं एक बस इस पूरे प्रकरण में मैं अभी जहां खड़ा हूं, मेरा दिल कहता है कि नहीं, मेरे देश की जनता जागरूक है, समझती है, वो नफरत पसंद नहीं है। इस चुनाव में वो खामोश हो गई है, वो सब कुछ देख रही है, समझ रही है। 14 में उसने नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत दिया, ये कहते हुए कि चलो भाई एक बार इनको मौका दो। 19 में भले पुलवामा और पता नहीं चीजें क्या क्या रही, मैं छोड़ देता हूं उन सबको। मैं ये कहूं कि उसी जनता ने एक मौका और दिया, केवल इसी तर्क से कि यार एक मौका और देते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा करेंगे। 10 साल हो गया। मैं इस चुनाव को यहां देख रहा हूं बुशरा जी कि अब वो जनता खामोश है, चुप है। ये जो हल्ला मचा रहे हैं ना, ये बीजेपी वाले और उनके एजेंडे वाले लोग हैं। ये जो चुप्पी है, जी। यही मेरी उम्मीद है। इसी उम्मीद में मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव को वो चुनाव की तरह लड़ेंगे, वो हिफाजत भी करेंगे ईवीएम की। वो उनको उनको दिखा है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, तो जहां जरूरत पड़ी ईवीएम को रात दिन पहरा देकर के घेर के सुरक्षित भी किया गया ना, वो भी करेंगे, वो वोट डलवाने जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि रामपुर की तरह इस देश का लोकतंत्र का चुनाव नहीं होगा। रामपुर में 26-27% वोटिंग हुई थी, कहां गया लोकतंत्र? तो ये मेरी उम्मीद है बुशरा जी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो नफरती भीड़ तैयार की गई है, ये बहुत ज्यादा बोलती है, दिखती है, क्योंकि टेलीविजन इसको दिखाता है। जनता अभी नफरती नहीं हुई है। इस देश की जनता ये देख रही है कि उसके बच्चे को रोजगार नहीं मिला, उस वो 5 किलो अनाज पर जी। खुश नहीं है। वो जानती है कि उसके बच्चे को रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ गई, उनका चूल्हा जो जल रहा है उसमें उनको दिक्कत हो रही है। खेती किसानी से किसान परेशान है। मुझे लग रहा है इसका हिसाब देने के लिए अगर थोड़ा भी चुनाव ढंग से हुआ, थोड़ा भी चुनाव ढंग से हुआ, जी। और मैं राकेश की इस बात से सहमत हूं कि जनता ने अगर ये चुनाव लड़ा तो नरेंद्र मोदी ये चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं। अगर ये चुनाव जनता नहीं लड़ी, पार्टियां लड़ी और चुनाव मोदी जी लड़े, तो फिर तो कहने ही क्या, वो अकेले भारी रहेंगे। शुक्रिया।